HCV का एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड कंसीडर n इक्वल टू n1 n2 आइडेंटिकल शेल्स। इसमें शेल्स दी हुई हैं और ईच ऑफ EMF E एंड इंटरलेशन स्मॉल आर, सपोज n1 शेल्स आर जॉइंड इन द सीरीज। इसके अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, EMF E इंटरलेशन स्मॉल आर, EMF E इंटरलेशन स्मॉल आर, इस तरीके से n1 शेल्स जुड़ी हुई हैं और इस जैसे ये रो है, ऐसी ऐसी रो बनाई गई है n2 रोज बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। एक रो के अंदर n1 बैटरीज हैं और n2 रोज बनाई गई है, ठीक है। और इसके अंदर ये बताना है कि इसके अंदर इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है। इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट में ये पूछा गया फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा। और बी पार्ट है एज्यूमिंग दैट n1 and n2 can be continuously varied, find the relation between n1 n2 capital R and small r for which the current in the capital R is maximum। देखिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट तो ये वाला कि सपोज अगर बैटरीज सीरीज में जुड़ी हो, ठीक है ना, इस तरीके से अगर बैटरी सीरीज में सपोज जुड़ी हो कुछ इस तरीके से, सपोज ये ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है, ठीक है। और इसका EMF सपोज E1, इसका इंटरनल सपोज स्मॉल R1 है, इसका इंटरनल R1 और इसका EMF है मान लो E2, इसका इंटरनल R2, इसका EMF E3, इसका इंटरनल R3, इसका EMF E4 और इंटरनल R4। तो हम ए और बी के बीच में E इफेक्टिव और R इफेक्टिव निकाल सकते हैं। ए और बी के बीच में जो E इफेक्टिव आएगा इसके अंदर वो तो आ जाएगा इसके अंदर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये हो जाएगा E इफेक्टिव ए और बी के बीच में। और R इफेक्टिव हो जाएगा इसके अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट, अब मैं इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके सेकंड कॉन्सेप्ट में सपोज अगर पैरेलल में जुड़ी हो बैटरीज, मान लो कि एक बैटरी ऐसे है, मतलब सपोज ये EMF E है और इंटरलेशन सपोज स्मॉल R है, ठीक है। और इसका EMF E है, इसका इंटरलेशन सपोज स्मॉल R है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है बैटरीज, ठीक है। इसका भी EMF E है और इंटरलेशन सपोज स्मॉल R है, ठीक है। इसका भी EMF E है और इंटरलेशन सपोज स्मॉल R है, सेम है ये, ठीक है। इसके अंदर कोई ये कह दे कि A पॉइंट इधर है यहाँ पे, ठीक है, और ये B पॉइंट है ऐसे। अब A और B के बीच में चारों बैटरीज पैरेलल में है, A और B के बीच में चारों बैटरीज पैरेलल में है और चारों का EMF सेम है और चारों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। और कोई ये कहे कि A और B के बीच में E इफेक्टिव और R इफेक्टिव बताओ, इसमें A और B के बीच में जो E इफेक्टिव हो जाएगा वो तो E के बराबर ही होगा, ये बात माइंड में सेट कर लो आप। और जो R इफेक्टिव होगा A और B के बीच में, ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R/4 आएगा, ठीक है। सपोज ये n बैटरीज होती, सपोज ये n बैटरीज होती और सबका EMF सेम होता और सबका इंटरलेशन सपोज सेम होता स्मॉल r, तो इस केस के अंदर जो E इफेक्टिव आ जाएगा वो तो E ही रहेगा और R इफेक्टिव कितना हो जाएगा इस केस के अंदर R/n। आपको बात समझ में आ गई होगी ये वाली, ठीक है ना। एक मन में आप, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आपको कितना याद है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है। इनका E इफेक्टिव और R इफेक्टिव बताओ कितना हो जाएगा। कौन कौन बता सकते हैं इसका E इफेक्टिव A और B के बीच में और R इफेक्टिव, कौन कौन बता सकते हैं? हाँ जी बताओ, E इफेक्टिव कितना हो जाएगा इसका? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये पता नहीं कौन सी दुनिया से आया फॉर्मूला, E1 + E2 + E3 + E4/4, क्या बात है। ये तो बताओ कौन सी बुक में लिख रखा है, कहाँ से पढ़ा, किसी टीचर ने पढ़ाया था? हाँ जी आप बताओ। ये क्या है? और R इफेक्टिव? हाँ जी ये क्या है? 1 बाय में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अच्छा, और E इफेक्टिव? अच्छा ओके, सुन लो इसमें, सुन लो भाई, इस पर्टिकुलर केस में E इफेक्टिव तो आ जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस स्मॉल r आएगा। ये सॉरी, ये सारे इंटरलेशंस तो स्मॉल r में रिप्रेजेंट किए जाते हैं ना, डिवाइड बाय में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये तो हो जाएगा E इफेक्टिव। और R इफेक्टिव होगा इसका
1 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। ये क्यों हुआ, मतलब जो है वैसे तो फॉर्मूला ये लिख सकते हो 1 बाय R इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, बट रेसिप्रोकल लिया उसका भी, ठीक है ना, यही आएगा। ये E इफेक्टिव ये R इफेक्टिव, ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट याद कर लो आप, इसका फायदा बहुत है ये रिजल्ट याद करने का। एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊँ बात, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चे सोल्व कर पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता ये वाला। सपोज 1 सेकेंड के लिए क्वेश्चन ये दे दिया कि ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, और सपोज ये 40 वोल्ट है, ठीक है। और सपोज ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और सपोज ये 4 ओम है, ठीक है। और ये कह दिया कि ए और बी के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जी, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम का, ठीक है। अब इसमें से कितना करंट जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊं बात, मतलब इस वाले क्वेश्चन को कम बच्चे बता पाएंगे बहुत, ठीक है ना। हालांकि हर टीचर पढ़ाता है हर जगह, क्योंकि फॉर्मूला याद के रिजल्ट याद नहीं होता, बस पेपर फिर कहते हैं पेपर टफ आता है जी। इस क्वेश्चन में करना क्या आपको, इस क्वेश्चन में इनका ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव निकाल के इस पूरे सर्किट को रिप्लेस करना है एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, फिर एक सिंपल लूप बन जाएगा ये, ठीक है, जिसके अंदर एक बैटरी होगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, बस, और ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो है इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है ना। ये बहुत लंबा हो रहा है, बट ये चीज़ है कि ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा, इससे जुड़े आसपास के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो आप सबसे पहले तो ई इफेक्टिव निकाल लो इसका। ई इफेक्टिव कैसे निकलेगा इसका, E1 बाई R1 10 बाई 1 प्लस 20 बाई 2 प्लस 30 बाई 3 प्लस 40 बाई 4 डिवाइडेड बाई में, डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। एक तो इसको सोल्व करके मुझे आंसर बता दो क्या क्या बन रहा है, ठीक है। और एक आर इफेक्टिव निकालना है, तो 1 अपॉन में 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। एक इसको सोल्व करके बता दो कितना बन रहा है, ठीक है जी। चलो ये सोल्व ही कर लेते हैं। देखो ये बनेगा 10, ये भी 10 10 10, एक ये तो बनेगा 40 40 डिवाइडेड बाई, इनका एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम 12 आएगा 12, तो 12 एलसीएम आ गया तो ऊपर आएगा यहाँ पे 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस कितना आएगा यहाँ पर ये 3, तो 12 6 18 और 4 22 और 3 25, 25 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। 25 डिवाइड बाई 12 तो इसका रेसिप्रोकल लोगे, 25 बाई 12 तो 12 बाई 25 करोगे आप, इसका भी ऐसे ही करोगे, इसका भी 12 बाई 25 ही आएगा ये, ठीक है। तो 96 बाई 5, ठीक है, और ये जगह 12 बाई 25, यही आ रहा है, ठीक है। ओके जी, ये आपके पास ई इफेक्टिव आ गया, ये आपके पास आर इफेक्टिव आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, उसके बाद यहां पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा दो आप, और इसको हटा के इस पोर्शन को इसकी जगह पे एक ही बैटरी लगा दो बस, और एक ही रेजिस्टेंस लगा दो। एक ही बैटरी लगेगी कितने की, 96 बाई 5 की, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का होगा, 12 बाई 25 ओम का, ठीक है ना। अब इसके अंदर करंट निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब करंट कितना आएगा इसके अंदर, पहले आर इफेक्टिव देखो, इस बैटरी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस हो गया, 10 प्लस 12 बाई 25, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 250 प्लस 12 कितना आएगा यहाँ पर ये 262 बाई 25, ये आपके पास आर इफेक्टिव आ गया, ठीक है। अब करंट कितना आएगा इसमें, करंट हो जाएगा ई बाई आर, ई बाई आर का मतलब ये हुआ कि 96 बाई 5 अपॉन 262 बाई 25, कहने का मतलब 96 बाई 5 इंटू 25 बाई 265। इसको सोल्व कर लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। इतनी देर तो लगेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, बट ये हो किससे पाएगा, जिसको ये बात पता हो, ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव बताओ। बात समझ में आ गई। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस वाले क्वेश्चन में भी अभी यूज हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और यूज होगा, हाँ जी, 262 आ रहा है क्या, ठीक है, यहाँ 262 आ जाएगा।
और कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। एनीवे अपने कॉन्सेप्ट से मतलब था, इसके अंदर जो है ना अपने को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर मतलब कैलकुलेशन हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो, बट आपको मतलब है इस चीज से कि इसके अंदर ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इसके अंदर ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे हमें उस बात से मतलब है ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। अगर बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हो, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए तो उनका ई इफेक्टिव आर इफेक्टिव कैसे निकाले, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिछले सालों में आ चुका है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके। अब आ जाओ दूसरे एक और कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत थी इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को तो मैं भी सोल्व करवा ही नहीं रहा, इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देख रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं जो इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, ये भी मैं करवा चुका हूं क्लास के अंदर। देखिए आप वो कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसमें तीन तीन कॉन्सेप्ट्स को मिला के मतलब दे रखा है ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब वो कॉन्सेप्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है, सपोज एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका ईएमएफ है सपोज ई, इसका ईएमएफ ई है, और सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना जोड़ा इसमें, कैपिटल आर का, ठीक है। ई की वैल्यू फिक्स है, जो भी है मतलब जो मन करे 100 वोल्ट मान लो, चाहिए स्मॉल आर भी फिक्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो कि आपने 10 वोल्ट मान ली, सपोज ये 2 ओम मान लिया, ठीक। हम ये चाहते हैं कि यहां से जूल हीटिंग मैक्सिमम हो, ठीक है। देखो दो बातें हैं, एक तो करंट मैक्सिमम हो, हम चाहते हैं कि अगर एग्जाम में ये कह सकता है कि इसमें से हम चाहते हैं कि करंट क्या हो, फाइंड आर, क्वेश्चन एक तो यहां पर ये बनता है फाइंड आर, मतलब आर की वैल्यू क्या रखें, सो दैट आई इज मैक्सिमम, इसमें से पास होने वाला करंट क्या हो, मैक्सिमम। दूसरा फाइंड आर सो दैट जूल हीटिंग इज मैक्सिमम, ठीक है। एक ये भी हो सकता है फाइंड आर सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस across R is maximum। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें बच्चा गलती करता ही करता, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन है, इनके अंदर बच्चा मिस्टेक करेगा ही करेगा, ठीक है। जस्ट अभी कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर देखो शुरू करते हैं, इसके अंदर स्टार्ट करते हैं इस वाले, इसके अंदर ये तीनों पार्ट्स देखो गिवन क्या क्या है। ईएमएफ है 10 वोल्ट, स्मॉल आर की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है, और इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया कैपिटल आर का। अब इसके अंदर कैपिटल आर की वैल्यू ये पूछेगी, कैपिटल आर की वैल्यू क्या लिखें कि आई मैक्सिमम मुझे, मतलब इसमें से पास होने वाला करंट मैक्सिमम मुझे। दूसरा आर की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें से जूल हीटिंग मतलब थ्रू आर, जूल हीटिंग थ्रू कैपिटल आर की बात हो रही है यहाँ पे। आई, ये आई भी थ्रू कैपिटल आर है, थ्रू कैपिटल आर है, और एक आर की वैल्यू बताओ ताकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मैक्सिमम हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। उसको छोड़ो, ये तो है ही, अभी इसको तो करेंगे ही, बट उससे ज्यादा मतलब मेरे को ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये वाला लग रहा है, जिसकी अभी उसमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन सुन लो। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया? पहले तो मैं क्या बता रहा हूं क्या नहीं है, यहां तक ही मतलब आप मतलब जो उलझ के बैठे हो ऐसा तो नहीं है ना? हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर यहां तक समझ आ गया डन बोल दो। शाबाश। अब सुनो, पहला है कि फाइंड आर सो दैट करंट इज मैक्सिमम, क्या आंसर लगता है आपको इसका? 0। और कोई स्टूडेंट? कैपिटल आर की वैल्यू क्या करूं कि इस कैपिटल आर से करंट ही मैक्सिमम जाए? 0। क्या लगता है जी? 0 पक्का? लॉक कर दें ना? रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता
जय हो प्रभु की। जिंदगी में पहली बार सुना है रेजिस्टेंस नेगेटिव। क्या बात है, मजा आ गया सुन के, रेजिस्टेंस नेगेटिव। हाँ भाई, सुनो बिल्कुल, इसका जो आंसर है वो नियर टू जीरो होना चाहिए। इसका जो आंसर है ये जितना छोटा होगा ना, मतलब बिल्कुल कम से कम नियर टू जीरो इसका आंसर होना चाहिए। जीरो अगर कर दिया तो पता ही लगेगा रेजिस्टेंस है भी कि नहीं भी। समझ आ रही है बात आपको? रेजिस्टेंस मतलब उसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा फिर तो कैपिटल आर बोल किसको रहे हैं फिर, जब उसकी वैल्यू जब यहाँ पे सिंपल वायर ही लगानी है तो नियर टू जीरो बोल दो आप। क्योंकि देखो करंट कितना चलना है ये बताओ, करंट की वैल्यू ई डिवाइड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ई और आर फिक्स है, ई और आर की वैल्यू स्मॉल ई और स्मॉल आर की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो करंट तो मैक्सिमम तभी होगा जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नियर टू जीरो हो जाएगी। पहले वाले का आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, आप 100% कॉन्फिडेंट होकर बोल सकते हो इस बात को। कैपिटल आर की वैल्यू जीरो चाहिए आई को मैक्सिमम करने के लिए। आगे बात समझ में आपको? अब आ जाओ दूसरी बात पे। दूसरी बात है कि फाइंड कैपिटल आर सो दैट जूल हीटिंग थ्रू द कैपिटल आर इज मैक्सिमम। जूल हीटिंग मैक्सिमम चाहिए और एक पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए। पहले इसी का बता दो, थर्ड वाले का बताओ पहले तो, कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल आर के अक्रॉस मैक्सिमम कब होगा? जब क्या हो भाई, आयुष क्या बोले? जब कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल होगा। ये आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कैसे बताया ये बात? अच्छा ई बाई टू आएगा, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, आयुष ने कुछ बताया, और कोई स्टूडेंट? मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं इस कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम चाहता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर ई और आर फिक्स है, इसके लिए मैं कैपिटल आर की वैल्यू क्या रखूंगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आ जाए। ओके, स्मॉल आर के हिसाब से इन्फिनिटी की तरह एक्ट करे बट इन्फिनिटी ना हो। अच्छा, और कोई स्टूडेंट? हाँ भाई, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाले क्या कह रहे हो आप? चलो चलो समझते हैं, ध्यान से समझो आप। इसके अंदर इसका आंसर ये है कि इसको इनफाइनिटी करना पड़ेगा, मतलब नियर टू इन्फिनिटी। जैसे कि आपने देखो पहली बात तो मान लो इसको 10,000 कर दिया। देखो एक सेकंड के लिए मैं कहता हूं ये आर जितना बड़ा होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। चेक करके देख लो आप एक बार। ये 2 है ना, इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20 ओम। अगर 20 किया तो करंट कितना होगा बताइए? देखो करंट का फॉर्मूला होगा बताइए, ई डिवाइडेड बाई में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, आई कितना है यहाँ पे, ई डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, यही है। मैं कहता हूँ इसमें एक बार 20 पुट करो, एक बार 200 पुट करो आप इसमें, एक बार 400 पुट करो, मतलब ये 2000 पुट करो, 2 लाख पुट करो, वी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। नहीं, वो नियर टू इन्फिनिटी होगा। मतलब आप है ना वैसे मत सोचो उसको, मतलब मैथमेटिकली मत सोचो आप, वो डोमिनेटिंग नहीं होगा। इसको मैथमेटिकली मत देखो आप। ये एक वोल्ट मीटर मान लो एक सेकंड के लिए, यहाँ वोल्ट मीटर क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है उसका, उसमें वोल्ट मीटर के अक्रॉस 10 वोल्ट के, इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट, क्योंकि ये तो इसका रेजिस्टेंस मान लो 10,000 कर दिया, 20,000 कर दिया, तो क्या होगा कि इसके अक्रॉस ये तो नेग्लिजिबल हो गया। ये तो क्या हो गया, इसको तो हटा दो फिर। इसके सामने तो छोटी मोटी चीज है, सीरीज में जुड़ा हुआ है इसके साथ। ये देखा जाए तो बैटरी के अक्रॉस ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, दोनों सीरीज में, तो यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो 10 वोल्ट होगा। बट इसके सामने ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि 10,000 20,000 50,000 ऐसे कर दिया तो उस केस में क्या होगा, जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस ही आ जाएगा। करंट बहुत कम चलेगा, करंट क्या चलेगा, बहुत कम, लेकिन जो भी चलेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। याद रखिए आप कि अगर एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो है नहीं, ये 10 वोल्ट की बैटरी, एक ये मतलब आइडियल बैटरी है, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर जब जोड़ते हैं, जो कि एक ऐसा वोल्ट मीटर जो कि आइडियल वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 10 वोल्ट के बराबर ही हो जाता है।
क्योंकि ये ना बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं है, नियर टू इनफाइनाइट है, 10,000 20,000 में, तो करंट नेग्लिजिबल जा रहा है इसमें से, करंट तो जाएगा ही जाएगा, जिस वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शो हो जाएगा 10 वोल्ट, इसकी नीडल ऐसी हो जाएगी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दो, ये 10 वोल्ट की बैटरी तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट ही हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? मतलब अगर जैसे कि आयुष ने बोला था कि इसको हम कैपिटल आर को 2 ओम कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये बराबर बराबर हो गए, तो और ये 10 वोल्ट है ना, तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट हो जाएगा। ये E है तो ये E/2 और इसके अक्रॉस भी E/2 हो जाएगा फिर। लेकिन देखा जाए तो इसके अक्रॉस उतना ही आ सकता है जितना ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट आ सकता है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना पड़ेगा, इसका आंसर इनफाइनाइट। ठीक, यस। पहले तो ये बताओ इसमें कोई डाउट है किसी के मन में? कोई डाउट हो तो बोल दो आप। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ में आ गया तो डन बोल दो। गुड। अब तीसरी बात पे आ जाओ, फाइंड कैपिटल आर सो दैट जूल हीटिंग थ्रू द आर इज मैक्सिमम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जूल हीटिंग इज मैक्सिमम। आप कह रहे हो वी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नियर टू जीरो। आर की वैल्यू इतनी कम अगर कर दी आपने, जूल हीटिंग होगी नहीं। आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी को छोड़ो एक बार, आई स्क्वायर रेट ऑफ जूल हीटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जूल हीटिंग रेट ऑफ जूल हीटिंग है मतलब यहाँ पे, तो आई स्क्वायर आर। तो आप क्या कह रहे हो कि इस कैपिटल आर को सब जीरो कर देते हैं। चलो ठीक है, करंट कितना जाएगा इसमें से? मान लो आर को एक बार जीरो ही कर दिया एक सेकंड के लिए, ठीक है, नियर टू जीरो का मतलब 2 ओम से बहुत ही कम है रेजिस्टेंस, तो करंट कितना गया? 10/2 5 एम्पियर। तो इसमें से रेट ऑफ जूल हीटिंग कितना हुआ आपके हिसाब से? रेट ऑफ जूल हीटिंग आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू नियर टू जीरो, जीरो ही कर दो या 0.001 कर दो। ये क्या आंसर आ रहा है? 0.00001 कर दो। चलो क्या आंसर आ रहा है? ये कुछ नहीं, जूल रेट ऑफ जूल हीटिंग बहुत ही कम आ गए, तो बहुत कम जूल हीटिंग आ रही है। इसका रेजिस्टेंस जीरो करने से बात नहीं बनेगी और इनफाइनाइट करने से भी बात नहीं बनेगी। इनफाइनाइट कर दिया एक सेकंड के लिए, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस देखो जीरो कर दिया तो जूल हीटिंग जीरो हो रही है, इसका रेजिस्टेंस जीरो कर दिया, जूल हीटिंग क्या हो रही है? जीरो। मानते हो इस बात को? जितना जब बहुत ज्यादा छोटा कर दोगे तो ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी रेट ऑफ जूल हीटिंग की। अगर इसको बहुत बड़ा कर देते हो, मतलब इसका रेजिस्टेंस ये 2 ओम है ना, इसको कर दिया आपने 9,998, ठीक है, 9,998, तो करंट कितना चलेगा बताओ पहले तो? 10 डिवाइडेड बाई 10,000 ये चलेगा करंट। तो करंट चला जी 0.001 एम्पियर। अब रेट ऑफ जूल हीटिंग कितना आएगा? 0.001 का होल स्क्वायर इंटू 9998 इतनी हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 0.000001 ये आएगा, ये आएगा आंसर। ये रुक जाओ ना यार, इसका स्क्वायर करोगे ये बनता है ना। अब इंटू 9998 ये वाली वैल्यू बहुत छोटी आ गई। इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कर दोगे तो भी जूल हीटिंग की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, इसका रेजिस्टेंस जीरो कर दोगे तो भी जूल हीटिंग की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। तो मैं इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या करूं कि इस केस में जो जूल हीटिंग है वो सबसे ज्यादा आ जाए, उससे ज्यादा मतलब जो ना ही ना सके, कुछ ही कर लो कैपिटल आर की वैल्यू। बिल्कुल, इसका आंसर ये है कि ये कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? जूल हीटिंग मैक्सिमम आ जाएगी। फिर आर की वैल्यू ना स्मॉल आर से चाहे आधी करके देख लो, 1/4 करके कुछ भी करके देख लो, मैक्सिमम नहीं आएगी। और उसका प्रूफ भी है, इसका मतलब मैथमेटिकली भी इस बात को डिराइव किया जा सकता है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे। सबसे पहली बात तो मैंने ये बोला कि कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर कर दो, यानी 2 ओम कर दो, जूल हीटिंग मैक्सिमम आएगी। जूल हीटिंग में कितनी आएगी बताइए इस केस में? पहले तो ये देखो आप, आई की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 4, 2.5 एम्पियर करंट चलेगा। तो जूल हीटिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे? अब 2.5 का मतलब क्या है यहाँ पे? 5/2 मतलब एक प्रकार से 5/2 इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल आर कितने? 2, 25/2 सोल्व करोगे तो ये बनेगा, ये 4 है, फिर 2 से कैंसिल हो गया तो बन जाएगा ना, ये 12.5 बन गया। मैं कहता हूँ 12.5 जूल पर सेकंड। ये रेट ऑफ जूल हीटिंग है, ये जूल हीटिंग है, रेट ऑफ जूल हीटिंग है, ये रेट ऑफ जूल हीटिंग है 12.5 जूल पर सेकंड। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा जूल हीटिंग नहीं आ सकती। आप आर की वैल्यू लेके देख सकते हो, चाहे आर की वैल्यू एक बार 1 ओम लेके देख लो, एक बार 3 ओम लेके देख लो, एक बार 4 ओम लेके देख लो, एक बार 6 ओम लेके देख लो, एक बार 0.1 ओम ले, अलग अलग वैल्यूज लेके देख लो आप, आपका आंसर 12.5 से ज्यादा नहीं आ सकता इसके आर का आंसर। आ रही है बात समझ में आपको? रेट ऑफ जूल हीटिंग किस केस में ज्यादा आ रहा है? चेक करके देखो तो भी, जब कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, ये बताओ ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई?
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आ गई या नहीं आई? गुड। क्या कह रहे हो? तो कितनी आ रही है, सोल्व करिए आपने? चलो आपकी बात मान लेते हैं। आयुष को डाउट लग रहा है, आयुष कह रहा है कि सर मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको r, इसका ना r स्मॉल r/2 करें तो जूल हीटिंग शायद इससे ज्यादा आ जाए। इसको डाउट है, कर लेते हैं। ये 1 ओम कर लिया जी, इसका हाफ 1 ओम होता है। बताओ करंट कितना होगा, बताइए। 10/3 करंट कितना हो गया जी? अब रेट ऑफ जूल हीटिंग, रेट ऑफ आर मतलब रेट 10/3 का स्क्वायर इंटू 1, यही करोगे मतलब 100/9। 100/9 सोल्व करो, कितना आता? 100/9 कैलकुलेटर से कर लो यार। 9.1। हाँ भाई तुम्हारा तो सिस्टम फेल हो गया यहाँ पे भाई। r/2 करके देख लिया मैंने, तो आंसर तो 12.5 से तो कम आ गया। 9 पॉइंट समथिंग यार, 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। सही बात है। ये 9.1 किसने बताया यार? IIT करूंगा सर, कैलकुलेशन आ रही है, IIT करूंगा सर। देखो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, मेडिकल के स्टूडेंट हो कोई बात नहीं। सुना ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वो इससे तुम्हारे से तो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये मतलब ये 12 पॉइंट समथिंग है, तो छोटी वैल्यू होगी। हाँ भाई आयुष अभी भी डाउट है? इसको 4 ओम लेके दिखाऊं मैं? देख लो भाई, 4 ओम लेके दिखाना तो करके देख लेना, जो मन करे करके देख लेना। अगर इसकी वैल्यू स्मॉल ये 12.5 के अलावा कुछ और आ जाए तो बता, इससे ज्यादा आ जाए तो बता देना। अच्छा आप सुन लो सर, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, जो कि 2 मिनट का है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। वो उससे होगा, मतलब क्या बोलते हैं आपका इस बात का डेरिवेशन। ये तो खैर रिजल्ट याद करना है अभी तो फिलहाल आपको, बट इसका इस बात का डेरिवेशन कैसे हुआ देखो। इसमें एक बार कैपिटल आर की वैल्यू कैपिटल आर ही मान लो आप। इसके अंदर करंट हो जाएगा E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो रेट ऑफ जूल हीटिंग कितना आएगा बताइए? रेट ऑफ जूल हीटिंग E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, यह आ जाएगा रेट ऑफ जूल हीटिंग। अब ये हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो, इसके लिए इसको कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कैपिटल आर है, आर को ही वेरी करवा सकते हो, बाकी सब कांस्टेंट है, आर को वेरी करवा सकते हो। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करो, डी आर, आर मतलब रेट ऑफ जूल हीटिंग है ये, अपॉन में सॉरी हाँ डी आर बाय देखो डी ऑफ जूल हीटिंग बाय में डी कैपिटल आर, ठीक है ना। समझ में आ गई? ये जूल हीटिंग मतलब रेट ऑफ जूल हीटिंग है ये वाला। अब यानी कि इसको आर के कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये है ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय में डी बाई डी आर निकालना है किसका? ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना आपको। अब इसमें कैपिटल आर ऊपर भी नीचे भी डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है ना। डिवीजन रूल लगेगा, एक को रखोगे दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे करोगे पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे, और उसको इक्वल टू 0 करोगे, वहां से कैपिटल आर की वैल्यू आएगी। करके देख लो आप। इसमें पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, पहले ऊपर वाले को करते हैं डिफरेंशिएट इसमें, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर कांस्टेंट है कैपिटल आर, यहाँ पे एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो कैपिटल आर को, ठीक है। इनटू इसको एज इट इज रखा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन, उसके बाद क्या किया आपने बताइए? इसको डिफरेंशिएट किया, 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर का हो जाएगा 1, कैपिटल आर कितना जाएगा यहाँ पे, और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास, इसको डिफरेंशिएट कर दिया और ई स्क्वायर कैपिटल आर को एज इट इज रख दिया, डिवाइडेड बाय में इसका नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऑलरेडी होल स्क्वायर के अंदर है, तो एक और स्क्वायर लगा दो, पावर 4 बन जाएगी, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर आती है, शायद एक स्टेप में और हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, दिखने में मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। जिनको ये डिवीजन रूल वगैरह नहीं आता और सीधा रिजल्ट याद कर लो कि जूल हीटिंग तभी मैक्सिमम होगी जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगी, खासकर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स। अब सुनो, इसको इधर ले जाओ, 0 हो गया। अब यहाँ पर आएगा ये, यहाँ माइनस आता है ना डिवीजन में, यहाँ माइनस आता है डिवीजन में। ई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ई स्क्वायर कैपिटल आर, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर गया भाई, ठीक है, एक से ये गया भाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू जाएगी 2 कैपिटल आर, इसको इधर ले जाओ भाई, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर आ गई,
हो गया प्रूफ। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि इस चीज को डिराइव करो, बाय द वे आएगा नहीं वैसे, ठीक है, आ जाए तो आप कर सकते हो। आगे बात समझ में आपको? लेकिन हमने अभी तक ये HCV वाला क्वेश्चन नहीं किया, इसके पीछे का बैकग्राउंड किया अभी तो, ठीक है ना। अब हम HCV वर्मा वाला क्वेश्चन करेंगे, राइट। हाँ जी, पासवर्ड 87। सुन लो, अभी देखिए आप, कंसीडर कैपिटल, देखो इसके अंदर क्या हो रखा है इस क्वेश्चन में, सुन लो बात। N1 शेल चाहिए, ये करो, ये वाली होगी, ये आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से। ये तीसरी रो होगी, इसी तरीके से एक चौथी रो आएगी, और इस तरीके से पांचवी रो आएगी। इस तरीके से ये कितनी रोज बनेंगी यहाँ पे टोटल? N2 रोज बनेगी। एक में N1 बैटरीज हैं और N2 रोज हैं। इसका EMF E स्मॉल r, EMF E स्मॉल r, EMF E इंटरलेशन स्मॉल r, EMF स्मॉल r। इस तरीके से इसमें भी ऐसे ही है, हर बैटरी के अंदर ऐसे ही है, ठीक है ना। जैसे ये वाली बैटरी हो, चाहे कोई भी बैटरी हो, मतलब हर एक बैटरी, सब मतलब सारी बैटरीज आइडेंटिकल हैं, सबका EMF E है और इंटरलेशन स्मॉल r है। अब इस पूरे के अक्रॉस, ये मान लो N2 तक हो गया, ऐसे बीच में कोई सारी है। अब इस पूरे के अक्रॉस, ये जैसे ऐसे है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया कैपिटल R का, ठीक है, जोड़ देता हूँ, रुको एक बार। ये ऐसे है, मान लो यहां तक N2 खत्म होगी, ये क्या है? कैपिटल R। इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस क्या जोड़ दिया? एक कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये खुद अपने आप में इतना बड़ा सर्किट तामझाम लग रहा था ये, और इस तामझाम के पूरे के अक्रॉस एक कैपिटल R का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जी, ठीक। सर ये तामझाम ही है इसके अंदर। अब सुनो, सपोज इसके अंदर जो है ना N1 सेल्स हैं, ये सीरीज में जुड़ी हुई हैं और N2 पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। कॉम्बिनेशन ड्राइव्स ए कंटिन्यूअस एक्शन कैपिटल R। पहले तो ये बताना करंट कितना चलेगा उस कैपिटल R में से, उस कैपिटल R में से करंट कितना जाएगा। तो इसमें जरूरत क्या है ये बताओ आप, कैसे करो? केवीएल से करोगे? तो इसमें इनका ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव निकालोगे, इस पूरे मतलब जंजाल का आर इफेक्टिव और ई इफेक्टिव। ई इफेक्टिव देखो, पहले तो इस ब्रांच का ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा? N1E हो जाएगा, और इसका आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? N1R। मानते हो इस बात को? इसका ई इफेक्टिव N1E और आर इफेक्टिव कितना हो गया ये इस ब्रांच का। फिर अगली ब्रांच का भी ऐसा ही N1E और N1R, अगली ब्रांच का N1E N1R, अगली ब्रांच का भी N1E N1R, और ये सारे N1E N1R वाली जो बैटरी सारी पैरेलल में कनेक्टेड है। अब सारी पैरेलल में कनेक्टेड, तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा? N1E ही आ जाएगा, क्योंकि सारी सेम EMF की है, सेम EMF की हो तो वही आ जाता है उनका पैरेलल में कनेक्टेड हो तो यानी N1E ही आएगा पूरे का। और ये बताओ आप R इफेक्टिव कितना आएगा इन सभी का? N1R/N2। जितनी ब्रांचेज होती है डिवाइड करते हैं, 4 ब्रांचेज होती है डिवाइड बाय 4 करते हैं, 10 ब्रांचेज होती है डिवाइड बाय 10 करते हैं। ब्रांचेज N2 हैं, N2 ब्रांचेज तो डिवाइडेड बाय N2 करोगे, ये तो हो जाएगा जी इस पूरे सर्किट का, पूरे जंजाल का R इफेक्टिव। और इस पूरे जंजाल का E इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पे? N1E। ये निकला इस जंजाल का E इफेक्टिव और R इफेक्टिव। अब इसको एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस सिंपल सा सर्किट क्या है सुन लो आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहां पे ये बैटरी है जी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इफेक्टिव है, ये आर इफेक्टिव है, और इसके अक्रॉस ये एक कैपिटल आर जोड़ दिया जी। इसमें ई इफेक्टिव कितना है यहाँ पे? N1E,
और आर इफेक्टिव कितना बताइए, डिवाइडेड बाय में N2, ये इसका आर इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव हो गया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर का। अब इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या रखें, लेकिन इसने तीनों ही नहीं पूछे। वो 3 क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे वो इसमें पूछ सकता है, बट इसने तीनों ही नहीं पूछे, इसने कुछ और पूछा है, ठीक है ना। मुझे क्या लग रहा था कि वो तीनों में से कोई ना कोई पूछ रखा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को शुरू में सोच रहा था गलत दे रखा है। इस क्वेश्चन में पहला ये पूछता अगर कैपिटल आर की वैल्यू क्या करें कि करंट 0 हो जाए, सॉरी मतलब करंट मैक्सिमम हो जाए। कैपिटल आर की वैल्यू क्या करें कि करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो उसके लिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या करते हैं आप, 0। इसका आंसर 0 होता है, नियरली 0, नियर टू 0। अगर ये कहते हैं कि आर की वैल्यू क्या करें कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए, नियर टू इन्फिनिटी करते हैं। और अगर मैं ये कहता कि इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या करें कि इसमें से होने वाली जूल हीटिंग मैक्सिमम हो जाए, तो इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या करते हैं आप, N1R डिवाइडेड बाय में N2 करते हैं। बट इसने अब क्या पूछा है इसके अंदर, इसने ये पूछा कि R तो फिक्स है, इसने कैपिटल आर की वैल्यू इसने पूछी नहीं, कैपिटल आर फिक्स कर दिया। कैपिटल आर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अब इसने ये पूछा है कि N1 N2 में रिलेशन बताओ कि करंट मैक्सिमम हो, N1 N2 में रिलेशन बताओ कि करंट इसमें मैक्सिमम हो, ठीक है। इसने जूल हीटिंग मैक्सिमम बोलनी चाहिए थी, करंट मैक्सिमम। इसने आर तो इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि मतलब कैपिटल आर शुरू में मेंशन कर दिया, और उसने ये नहीं कहा कि आर बताओ। आर इसने दे दिया ऊपर, मतलब ए और बी दोनों पूछने से पहले ही आर दे दिया इसने, और आर ये भी नहीं कहा कि आर बताओ या आर चेंजेबल है, इसने ये बात भी नहीं बोली। तो आर तो फिक्स है एक प्रकार से इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। जो कि मेरे को लग रहा था कि आर वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग मैं सोच रहा था, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में सभी में ही आर, इस टाइप का जो केस आता है उसमें आर वेरिएबल शो करता है, और वो तीनों में से कोई ना कोई बात पूछ रहा होता है सारी बुक्स में। बट इसने इसमें आर को फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसने ये बोला कि N1 N2 वेरिएबल है, N1 N2 जो है ना ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसा करो, N1 N2 कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन बताओ कि करंट मैक्सिमम मुझे, ठीक है ना। इसके अंदर करंट मैक्सिमम तो भाई रे ऐसा है कि रिलेशन की बात करें अगर, तो जूल हीटिंग मैक्सिमम इसमें बोलनी चाहिए थी इसको, करंट मैक्सिमम तो बोलना, क्योंकि करंट तो जो चलेगा वो चलेगा, ऐसा कोई रिलेशन कुछ नहीं है। अगर कैपिटल आर फिक्स कर रहा है तो ये कैपिटल आर अगर फिक्स कर देगा इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में मुझे अभी भी डाउट लग रहा है कुल मिला के, इस क्वेश्चन में अगर ये कह रहा है कि आर फिक्स है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम रिलेशन अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, फिर रिलेशन में चेंज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर तो करंट की वैल्यू ही पता कितनी आएगी, करंट की वैल्यू कितनी आएगी इस केस के अंदर, करंट की वैल्यू हो जाएगी फिर N1E डिवाइडेड बाय में, N1E डिवाइडेड बाय में, टाइम तो नहीं हो गया आपका, टाइम बचा हुआ अभी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। सर इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर सकते, जो आर फिक्स है उसको तो स्मॉल आर मान ले, और जो वेरिएबल है उसको कैपिटल। अरे तो सुना ना ऊपर, तो भाई इसके अंदर यस सर, हाँ ये बात सही कह रहा है, वैसे स्मॉल आर वेरिएबल दे रखा था इस क्वेश्चन में। यस सर, N1 N2 वेरिएबल है तो वो वेरिएबल हो जाएगा। बिल्कुल बोल रहा है। 8 क्या था, 8 नहीं, ये सही बोल रहा है, देखो एक बार। नहीं इसने आर भी स्मॉल आर भी फिक्स कर रखा है, इसने कैपिटल आर फिक्स कर रखा है, स्मॉल आर भी फिक्स कर रखा है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ोगे, इसने स्मॉल आर ऊपर कह दिया कि स्मॉल आर इंटरलेशन स्मॉल आर है और वो चेंजेबल नहीं है। ये कह रहा है कि N1 N2 ही चेंजेबल है, यहाँ पे N1 N2 ही चेंजेबल है, कैपिटल आर स्मॉल आर से फिक्स है, इसने बोला इस क्वेश्चन में। अच्छा वो वाला रेजिस्टेंस तो वेरिएबल हो जाएगा, कौन सा नहीं है वेरिएबल ये। अच्छा फिर ये वाला रेजिस्टेंस वेरिएबल हो गया, फिर N1 N2 चेंज करोगे तो फिर स्मॉल आर वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। स्मॉल आर की वैल्यू भी N1 N2 पे डिपेंड कर रही है। इसने बोला कैपिटल स्मॉल आर फिक्स है और N1 N2 क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। हमें चाहिए इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, बताओ। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, N1R बाई N2। पहली बात तो देखो करंट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अगर इसे करंट पूछा है इसने पहले वाले पार्ट में, तो पहले वाले पार्ट में करंट पूछा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा तो इतना करंट जाएगा, पहले वाले पार्ट का आंसर तो आ गया, ठीक है। अब इसने ये बोला कि N1 N2 की वैल्यू और कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन बताओ कि करंट मैक्सिमम हो। करंट तो यार जो चलेगा वो चलेगा, N1 N2 की आप रिलेशन क्या बताओगे, उसके अंदर करंट इतना ही चलना है, करंट जब फिक्स ही है करंट, N1 N2 की जो वैल्यू हो उसके अंदर पुट कर देना बस, यही है रिलेशन। तो फिर रिलेशन तो कैपिटल आर स्मॉल आर N1 N2 और आई में से भी में ही आएगा रिलेशन। तो आप चाह रहे हो कि ये मैक्सिमम हो जाए तो करंट मैक्सिमम हो जाए। करंट मैक्सिमम कब होगा,
और N1 N2 क्या है यहाँ पे वेरिएबल है दोनों। इसने करंट मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, जूल हीटिंग मैक्सिमम बोलनी चाहिए इसके अंदर, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। करंट मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, करंट तो जो है फिक्स है। N1 N2 की वैल्यू जो चेंज करोगे उसके कोई पर्टिकुलर रिलेशन आप क्या बनाओगे, रिलेशन तो फिक्स्ड है, रिलेशन बना हुआ है वो तो। अगर n2 की वैल्यू जो है वो इंफिनिटी हो जाए तो n1 r/n2 0 हो जाएगा, जिससे जो है वो N2 की वैल्यू आप कह रहे हो अगर इन्फिनिटी कर दें N2 की वैल्यू, ठीक है, तो जो n1 r/इंफिनिटी हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। हाँ ये 0 हो गया, ये करंट आएगा N1 E/R आएगा, ठीक है। सबसे मैक्सिमम तो यही हो सकता है, इससे मैक्सिमम इसमें कुछ आ नहीं रहा। अच्छा आप कह रहे हो कि करंट मैक्सिमम तब आएगा जब n2 इंफिनिटी जब N2 को हम लोग इन्फिनिटी कर दें। तो या फिर N1 को 0 करते नहीं, हैं वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। N2 को आप क्या कर दो यहाँ पे, ये N1 0 कर दो, बट N1 को 0 करना अलाउड नहीं है, फिर वो बेसिक्स क्या कह रहे हो। n1 e भी तो है, फिर वो 0 हो जाएगा अगर n1 को 0 कर देंगे तो। हाँ तो क्या 0 हो जाएगा, फिर ऊपर वाला 0 हो जाएगा, फिर करंट ही 0 हो जाएगा। N2 को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है। कंडीशन अगर इसमें पूछा करंट मैक्सिमम कब चलेगा इस सर्किट में, तो N2 क्या करना पड़ेगा, इसमें इनफाइनाइट करना पड़ेगा। N2 को इनफाइनाइट करते ये टर्म क्या बन गई 0, फिर करंट जो मैक्सिमम करंट जो चल सकता है इसमें वो कितना चलेगा, फिर ये चलेगा मैक्सिमम करंट। तो फिर यानी कि फिर इसमें N2 तो आया ही नहीं कहीं। N1 N2 E और R में रिलेशन निकालना था। n1 n रियल कर लो क्या, n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, n1 n रियल ग्रेटेस्ट रियल बना लो। N2 को तो इन्फिनिटी पुट कर लिया, और N1 की वैल्यू क्या कर रहे हो, n1 को कुछ भी कोई n रियल मान लो। आंसर तो जो है ना N1 N2 में ही आना था, इसमें N1 N2 E और R में आना है, ठीक है ना। सॉरी N1 N2 कैपिटल और स्मॉल r में रिलेशन आना है इसके अंदर, तो N2 आप इनफाइनाइट ऐसे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है ना। अगर इसने ये बोला होता कि N1 N2 की वैल्यू क्या पुट करें, या मतलब वो तो फिर N1 को जितना मतलब आप छोटा पुट करोगे N2 जितना बड़ा पुट करोगे। पर इसके अंदर सुनो, इसके अंदर मुझे क्वेश्चन में क्या लगता है कि ये आना चाहिए कि जूल हीटिंग मैक्सिमम होने के लिए क्या करें, और जूल हीटिंग मैक्सिमम होने के लिए कैपिटल R की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दोगे आप, N1/N2 इंटू स्मॉल r, यही आंसर है हमारा, पीछे भी यही दे रखा है। इसने पीछे जो आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है, और इसने पूछ रखा है रिलेशन N1 N2 कैपिटल R स्मॉल r में, और इसके अंदर ये बोल रखा है करंट मैक्सिमम होने के लिए कैपिटल R में और इस इनमें दोनों में रिलेशन बताओ। तो लेकिन ये वाला रिलेशन फिट बैठता है सिर्फ जूल हीटिंग मैक्सिमम के केस में, करंट मैक्सिमम केस में ये रिलेशन फिट नहीं बैठता। जूल यानी कि इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि जूल हीटिंग मैक्सिमम के लिए क्या करें, आंसर तो ये दे रखा है उसमें भी, मुझे पता है इस बात का। हाँ इसे करंट मैक्सिमम कर रखा है, ये वाली बात समझ नहीं आ रही ना, करंट मैक्सिमम कैसे कर दिया, करंट की जो वैल्यू हो तो फिक्स है इसमें। वो जो I की वैल्यू आपने दी N1 E/N1 R, हाँ N2 को पहले वो लिया LCM लिया। एक सेकंड ले लो, रुको एक बार रुको यार, ये बैग मत बंद करो, एक बार 2 मिनट रुको आप, अभी इतना डिस्कशन हो ही गया है तो चलो ले लिया। गुड मॉर्निंग जी, 1 मिनट बाहर बैठो बस आप, ये कर लिया जी। ये N2 ऊपर जाके N1 N2 E होती N1 N2 E डिवाइड बाई में N1 R प्लस N2 R कर दिया, ये हो गया करंट की वैल्यू, ठीक है। है। सर अगर करंट मैक्सिमम करना है तो नीचे वाली टर्म मिनिमम होनी चाहिए। बिल्कुल, करंट को अगर मैक्सिमम करना है तो नीचे वाली टर्म क्या होनी चाहिए, इसमें मिनिमम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ तो सर मतलब इसको 0 के इक्वल रख लेंगे मिनिमम, नियर टू 0 मानेंगे तो 0 के। इसको नियर टू 0 कर दें, ये कह रहे हो आप, यस सर। कर दिया, तो सर ये दोनों आपस में नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा एक, N1 N2 R में रिलेशन जो नेगेटिव में आ जाएगा एक, ठीक है ना। इसको 0 करो एक करंट मैक्सिमम के लिए। मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन में अभी भी एरर है, इस क्वेश्चन में एरर पता है क्या है, इसने करंट मैक्सिमम बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि करंट जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, N1 N2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा करंट, इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता है करंट मैक्सिमम का। क्वेश्चन तो मतलब ठीक है, इसके अंदर करंट मैक्सिमम क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्वेश्चन ही ये बोलना चाहिए था इसमें कि जूल हीटिंग मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए रिलेशन बताओ। करंट मैक्सिमम बोल के दे रखा है, और ये अलग अलग साइट्स के ऊपर भी ये आंसर निकाल रखा है करंट मैक्सिमम का ही, तो मुझे तो वो गलत लगता है, ठीक है।